Hello students, welcome to part number 2 of chapter 2 of Business Economics for CA Foundation, Theory of Demand and Supply. फर्स्ट पार्ट में हमने डिमांड की डेफिनेशन भी कवर कर ली थी। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, हमने वो सारे देखे थे। ठीक है, अब इस पार्ट में बीइंग द सेकंड पार्ट वी विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जो वेरियस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन दी है रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हम आगे जाके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, फिर डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, ये सब भी इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वास्ट, तो इट मे हैपन कि काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें लग जाएं, बट आई विल ट्राई टू कवर इट फास्ट। और इसको हो सके तो थोड़ा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं बुक में उसको हम थोड़ा स्किप कर देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे या स्टार्टिंग इज द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे। इसमें क्या लिखा है कि द लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, वाई? ऐसा क्या है इस लॉ में? इट स्टेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं और उसका जो प्राइस होता है, उसके बीच का रिलेशनशिप ये लॉ बताता है। रिलेशनशिप से क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक के चेंज होने से, किसी एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आइदर इट कैन बी टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वर्स है ना, कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, या डिमांड या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है ना, कुछ भी केस हो सकता है। तो वो रिलेशनशिप को ये वाला लॉ स्टेट करता है। अब क्या रिलेशनशिप है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी जैसे डिमांड का जो लॉ है ये बताएगा कि इज इट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इज एन इकोनॉमिस्ट। ही हैज़ डिफाइंड द लॉ इन हिज वर्ड्स। तो उन्होंने कैसे क्या डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ डिमांड की, ये हम रीड करते हैं। वो कहते हैं कि द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, the smaller must be the price at which it is offered, in order that it may find purchasers, or in other words, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसका पूरा। ठीक है, पहले क्या लिखा है? द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, जितना, मतलब बेसिकली क्वांटिटी की बात होती है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम बेचेंगे उतना कम प्राइस होना चाहिए, ताकि परचेजर्स मिल सकें उसके लिए। आपने देखा होगा जो हमारे होलसेलर्स होते हैं ना, वो बल्क बाइंग करते हैं मैन्युफैक्चरर से। ठीक है ना, रिटेलर्स भी होते हैं, वो भी बल्क बाइंग करते हैं फ्रॉम द होलसेलर्स। बल्क बाइंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते हो और आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है। ठीक है, अब मैं कस्टमर हूँ, मैं एक रिटेल शॉप में जाके कोई चीज़ खरीदता हूँ फॉर 100 रुपीज़। ठीक है, अब वो 100 रुपीज़ तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन जो मेरा रिटेलर है, जो दुकानदार है जिससे मैंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसको वो चीज़ 100 रुपीज़ में नहीं पड़ी होगी, उसको मे बी उसको 80 में पड़ गई होगी वो चीज़, या 70 में पड़ गई होगी। ठीक है, उसने कहाँ से ख़रीदा होगा? उसने ख़रीदा होगा होलसेलर से। अब उसको 70 क्यों पड़ी? क्योंकि उसने एक तो एक तो पहली बात तो मेरे को 100 में दे रहा है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ रहा है। उसके अलावा उसको उसने जब खरीदा था होलसेलर से, ही मस्ट हैव एक्वायर्ड इट ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, वो उसने क्योंकि उसने एक पीस, मेरे तरह एक पीस तो नहीं खरीदा होगा ना,
मैं तो कस्टमर हूँ, मुझे तो एक पीस की रिक्वायरमेंट थी, बट उससे तो बहुत लोगों को सेल करना है, उसको तो दुकान पे रखना स्टोर करके। दैट्स वाई ही बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उसको होल सेलर ने प्राइस उसका कम कर दिया, थोड़ा डिस्काउंट दे दिया कि ओके यू आर, आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी ली है, आपको मैं थोड़ा प्राइस कम करके दे सकता हूँ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। The greater the amount to be sold, smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchases। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट में दोगे तो आपको ज़्यादा परचेजेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ ऐसा होलसेलर है जो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देता या बहुत बहुत मिनिमल डिस्काउंट देता है फॉर द सेम प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ एक ऐसा होलसेलर है जो काफ़ी हैवी डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डिस्काउंट अच्छा खासा दे रहा है। देन नेचुरली एवरी रिटेलर विल गो फॉर द सेकंड टाइप ऑफ होलसेलर जो अच्छे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा, उस होलसेलर को परचेजर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। ही इज़ फाइंडिंग मैनी परचेजर्स। लॉ ऑफ डिमांड, अब अदर वर्ड्स में इन्होंने क्या बताया, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद द फॉलोइंग प्राइस। जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड डिमिनिशेस विद प्राइस इन प्राइस। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम होगी। ये है लॉ इन डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे और भी लिखा है तो सिंप्लीफाई करके, यानी वही सेम लैंग्वेज है। देखो क्या लिखा है लॉ ऑफ डिमांड में। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, when the price of a good rises, the law of demand states that other things being equal, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good will fall। जैसी प्राइस किसी गुड का बढ़ गया, अदर थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हम हमेशा ये मानते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सिर्फ प्राइस की बात होती है, यहाँ पे बात हो रही है प्राइस की। ठीक है ना, चलो। ठीक है, तो जब प्राइस गुड का इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। दैट्स व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको बताया था। इनवर्स रिलेशनशिप की बात यहाँ पे इन्होंने कर दी। ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ओके, अब जो अदर थिंग्स इक्वल, कब से हम बोल रहे हैं कि अदर थिंग्स कांस्टेंट हैं, इक्वल हैं, वो अदर थिंग्स क्या हैं? What are those other factors which affect quantity demanded and which are assumed to be equal? Those other things are prices of related commodities, income, taste preference। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जब हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे डिमांड के। ठीक है, वही सब इन्होंने यहीं पे लिख रखा है, वही फैक्टर्स होते हैं। राइट, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इनकम्स ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज देन इंक्रीज इन प्राइस मे नॉट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन क्यूडी। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं ना, जैसे मान लो एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो नेचुरली एज पर द लॉ ऑफ डिमांड उसका उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन उसी केस में क्या हो रहा है कि कस्टमर की, जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी इंक्रीज हो गई। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। राइट, परचेजिंग पावर जब इंक्रीज हो गई तो मैं आई कैन नाउ अफोर्ड दैट प्रोडक्ट। तो इवन इफ उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, मेरे पास उतनी परचेजिंग पावर अब आ गई है कि मैं उस चीज़ को परचेज कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे केस में फिर ये लॉ स्टैंड ही नहीं करेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर थिंग्स टू बी इक्वल वाइल वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड, नहीं तो ऐसे केसेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस जैसे ये केस हुआ अभी इनकम वाला, तो इस केस में तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड तो उतनी रही क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई ना। तो इसमें लॉ तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा, लॉ तो फेल हो गया यहाँ पे। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीज़ें हम बात, अदर थिंग्स हम हमेशा इक्वल रखेंगे,
ठीक है, प्राइस विल चेंज, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड विल चेंज, बट अदर थिंग्स शुड रिमेन इक्वल। ओके, क्या लिखा है, दस द कॉन्स्टेंसी ऑफ दीज अदर फैक्टर्स इज एन इंपॉर्टेंट assumption ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, so the law of demand may be illustrated with the help of a demand schedule and demand curve। डिमांड, जो डिमांड होती है उसको हम इलस्ट्रेट करते हैं, एक तो टैबुलर फॉर्म होता है, ठीक है, जो यहाँ पे शेड्यूल है, दिस इज टैबुलर, एंड जो हमारा कर्व है, दैट इज ग्राफिकल। ठीक है, एक है टैबुलर, एक है ग्राफिकल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। आई थिंक नीचे, ठीक है, यही है डेफिनेशन। ओके, डिमांड शेड्यूल, अ डिमांड शेड्यूल is a table showing the quantities of a good that buyers would choose to purchase at different prices per unit of time with all other variables held constant। डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल है जो एक गुड की, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटीज दिखाती है एट डिफरेंट प्राइजेस। नीचे मैं हल्का सा एग्जांपल बना देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। दिस इज प्राइस एंड दिस इज डिमांड। At the price of 10, demand is 100. It increased to 15. This has come to 50. It's increased to 20. This has come to 5. Okay. Now this is like एक रफ सा डिमांड शेड्यूल बन गया। ठीक है, उसमें प्राइस भी आ गया, यहाँ पे जो लिखा है एट डिफरेंट प्राइजेस पर यूनिट ऑफ टाइम विद ऑल वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने डिमांड दिखा दी, एट एट प्राइस ऑफ 10 डिमांड इज 100, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, प्राइस वापस बढ़ा डिमांड और कम हो गई। ठीक है, तो ये एक हमने बहुत बहुत रफ सा डिमांड शेड्यूल बनाया मैंने। ठीक है, ओके, डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अपॉन द assumption that all other influences remain unchanged। ये बार बार रिपीट हो रही है बातें, वही यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी, इधर भी उन्होंने सेम चीज़ बोली है, तो ये आप ध्यान रखना कि अदर वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज्ड ऑलवेज। ठीक है, ओके, लेट्स सी, इन्होंने खुद भी एग्जांपल एक दिया हुआ है। ओके, अब ये एग्जांपल देखो, व्हेन द प्राइस इज 60, किस चीज़ का प्राइस है, पर कप ऑफ आइसक्रीम, एक आइसक्रीम के कप का प्राइस है ये। और सेकंड कॉलम में क्या है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डिमांडेड पर वीक, एक वीक में कितनी आइसक्रीम जो है वो डिमांड हो रही है। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम कप इज 60 रुपीज़, नो बडी इज डिमांडिंग, लोगों को 60 रुपीज़ का प्राइस बहुत हाई लग रहा है, नो बडी इज डिमांडिंग दैट। ठीक है, जस्ट एज द प्राइस हैज़ कम डाउन, -10 हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, कितने इंक्रीज हुई, 2 कप्स, 50 रुपीज़ पे 2 कप्स की डिमांड आती है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इट कीप्स ऑन गोइंग, जैसे 40 हुआ तो 4 हो गया, 30 हुआ तो 6 हो गया, 20 तो 8, और आप ये देख रहे हो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इक्वली चल रहा है। यहाँ पे 10 कम हो रहा है, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो पूरी ऑर्डर में चल रही है चीज़ें इस डिमांड शेड्यूल में। ठीक है ना, ओके।
we may know that the demand schedule obeys the law of demand. As the price increases, quantity demanded falls. Right? चलो, डिमांड कर्व देखते हैं क्या लिखा है. ओके, डिमांड कर्व क्या होता है? A demand curve is a graphical representation of the demand schedule. ठीक है, यहाँ पे मेरा मतलब वर्ड आ गया. चलो लीव इट. ओके, ठीक है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल. By convention, the vertical axis of the graph measures the price per unit of the good. Horizontal axis measures the quantity of the good, which is specific physical measure per time period. ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ग्राफ होता है उस पे एक तो होता है एक्स एक्सिस विच इज़ द वर्टिकल एक्सिस, एंड देन देयर इज अ, ओ सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, वाई एंड एक्स एक्स एक्सिस होते हैं. जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर प्राइस आ जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल हमारा एक्सिस है उस पर आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं. By plotting each pair of values as a point on graph and joining the resulting points, we get the individual demand curve for a commodity. ओके, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार. हाँ, तो एक्स एक्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है एंड वाई वर्टिकल है. मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें. ठीक है, देखो क्या है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स. लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल गिवन बाय आईसीआई फॉर डिमांड कर्व. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है. देखो, तो जो ये वाई एक्सिस है, दिस वाई एक्सिस, इस पे दिया हुआ है प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम इज गिवन ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, दे हैव गिवन क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम. ठीक है, तो जैसे उन्होंने ऊपर हमें बताया भी था कि जो वाई एक्सिस होता है दैट इज द वर्टिकल एक्सिस, उस पर ऑलवेज प्राइस रहेगा, एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज द एक्स एक्सिस, उस पर प्राइस रहेगा, सॉरी क्वांटिटी क्वांटिटी रहेगी उस पर. ठीक है, एक बार इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, क्या ये ग्राफ हमें क्या बताना चाह रहा है, एक बार हम वो देखते हैं. ठीक है, देखो, पर कप व्हेन द प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम इज 60 रुपीज़, जब 60 रुपीज़ प्राइस है आइसक्रीम कप का, उस टाइम पे इफ़ यू लुक एट द डिमांड पॉइंट, द पॉइंट यू हैव टू लुक एट द पॉइंट. देखो कहाँ पे आ रहे हैं, ये रहा पॉइंट वो, है ना, इट इज़ ऑन द एक्सिस. दिस पॉइंट इज राइट ऑन द एक्सिस. दैट मीन्स ज़ीरो डिमांड है. ठीक है, 60 रुपीज़ पे ज़ीरो डिमांड है. जैसे ही 60 से लेके डिमांड डिक्रीजेस टू 50 रुपीज़, सॉरी प्राइस डिक्रीजेस टू 50 रुपीज़, उस केस में क्या हो रहा है, आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट अब एक्सिस से दूर है. ठीक है, द पॉइंट इज फारदर फ्रॉम द एक्सिस. ओके, बी पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट. लेट्स सी पॉइंट कहाँ जा रहा है ये पॉइंट. दिस पॉइंट इज गोइंग टू 2. ठीक है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू 2. दैट मीन्स व्हेन द प्राइस इज 50, डिमांड इज 2 कप्स. ठीक है, 60 पे वो बिल्कुल एक्सिस पे ही था, मतलब ज़ीरो था. जैसे ही वो 10 रुपीज़ फॉल हुआ, तो प्राइस टू, सॉरी जो क्वांटिटी है वो 2 हो गई. ठीक है, सिमिलरली जैसे ही प्राइस फॉल होकर 40 हुआ, हमारी जो डिमांड है वो बी से ट्रैवल करके सी पे हो गई. दैट मीन्स एक्सिस से और दूर हो गई, तो इंक्रीज हो गई डिमांड. सी पॉइंट पे 4 है. ठीक है ना, वैसे ही सब हर केस में यही हो रहा है. 10 रुपीज़ से प्राइस फॉल हो रहा है, और जैसी every 10 rupees fall in price, demand is being increased by 2 cups. ओके, यही इन्होंने इस ग्राफ से डेमोन्स्ट्रेट किया है. नाउ व्हेन यू look at the price of 10, when the price is 10, it is 10 cups. ये, ओके, चलो ठीक है.
देखो यही चीज़ थी हमारे, जो डिमांड शेड्यूल था हमारा, ये वही, ये टेबुलर फॉर्म में है, और जो हमारा डिमांड कर्व है दैट इज इन अ ग्राफिकल फॉर्म। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है इधर, व्हेन द प्राइस इज ज़ीरो, व्हेन द प्राइस इज ज़ीरो, उस टाइम पे आप ये देखो, ये पॉइंट इस वाले एक्सिस पे है, ऑन दी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे डिमांड है 12। तो कह रहे हैं कि जब प्राइस ज़ीरो हो गया, उस टाइम पे जो डिमांड है हमारी दैट इज 12 कप्स। ठीक है। So this was the demand schedule illustrated in the form of a chart, a graph, right? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब आप ये देखोगे कि ये जो इसको ना स्लोप कहते हैं, आपको इतना आपको पता होगा ना, ये जो होता है इसको, ये जो है दिस कॉल्ड स्लोप। ओके, the slope of a demand curve is delta P upon delta Q. That is change in price upon change in quantity is the slope. And because we know कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, तो स्लोप भी जो है आपका नेगेटिव है, द नेगेटिव साइन ऑफ द स्लोप इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड। देखो जो मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे ऊपर लिखा है द नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स। ठीक है ना। चलो, ओके सर, तो ऊपर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब सर ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? देखो जो हमने ऊपर देखा था दैट वाज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से डिमांड शेड्यूल उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। बट दिस वन व्हाट वी आर कमिंग टू राइट नाउ इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी gives the alternative amounts of the commodity demanded per time period at various alternative prices। देखो यहाँ तक तो सब सेम। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में भी अलग अलग क्वांटिटीज लिखी होती हैं, और उसके अलग अलग प्राइजेस सब मेंशन होते हैं। यहाँ तक तो वो सेम है। जो नेक्स्ट एक फ्रेज आने वाला है ना, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट, बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट, इसमें पूरे मार्केट की बात होती है। ठीक है, ऑल द बायर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। यहाँ पे है जो डिफरेंस बन रहा है बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमेंशन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डन। ये बेसिकली क्या है, टोटल क्वांटिटी है दैट ऑल बायर्स ऑफ अ क्वांटिटी आर विलिंग टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखो जो हमने ऊपर डिमांड शेड्यूल देखा था, वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात करी गई थी। ठीक है, दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक पर्टिकुलर बायर है, वो आइसक्रीम लेना चाहता है, इतने कप्स हैं, और कप का प्राइस ये है। ठीक है, वो सब था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, इन द केस ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, देर इज वन बायर ए एंड द सेकेंड बायर बी, और उनकी डिमांड जो है वो डिफर कर रही है एज पर द प्राइस। जैसे when the price is zero, A is demanding only 3 units, two is sorry हाँ, and B is demanding 2 units। ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर 10 रुपीज जाता है, ए की डिमांड कम हो जाती है, बिकम्स 2, और बी की डिमांड होके 1 हो जाती है। वन थिंग टू रिमेंबर कि मार्केट डिमांड को निकालने के लिए जस्ट ऐड ऐड देम। ओके, तो आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
अब सिमिलरली जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल है, वैसे ही मार्केट डिमांड कर्व है। ओके, मार्केट डिमांड कर्व में क्या बन रहा है कि फॉर एवरी कंज्यूमर देयर इज अ डिमांड कर्व। जैसे कंज्यूमर ए का अलग डिमांड कर्व है, बी का डिमांड कर्व है, लेकिन अगर मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कर्व बनाना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट प्लॉट द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जिसके दो बायर्स हैं। है ना, तो उस केस में क्या होगा देखो, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस हो गया, ये हमारी डिमांड होगी। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ जीरो, ठीक है, ठीक है, यस। सो देखो मार्केट डिमांड है देखनी है हमें, ये वाली, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल। ओके, एट द प्राइस ऑफ जीरो, व्हेन द प्राइस इज जीरो, मार्केट डिमांड हमारी 5 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट देखो अब 5। ठीक है ना, यहाँ पे लेट्स जूम, लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज राइट ऑन द एक्स एक्सिस, और उसके नीचे लिखा है 5। जीरो के प्राइस पे 5 मार्केट डिमांड है। लेट्स लुक हियर, लुक, 5 इज द मार्केट डिमांड। ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होके 10 तक जाता है, मार्केट डिमांड हियर बिकम्स 3। अब 3 को बाइफरकेट कैसे किया हुआ इन्होंने, 2+1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2+1, ठीक है। ओके, देन व्हेन द प्राइस गोज ऑन टिल 20, 20 के केस में मार्केट डिमांड इज जस्ट 1, एंड दैट इज डिमांडेड बाय ए ओनली। तो 20 के प्राइस में हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो 1, 1 + 0 = 1, राइट। ओके, अब जैसे प्राइस 30 हुआ, हाईएस्ट पे गया वो, तो दोनों ने डिमांड खत्म कर दी डिमांड दोनों ने। द टोटल मार्केट डिमांड नाउ एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज इज 0। तो जब 0 है तो हमें पता है इसमें क्या होने वाला है, 30 के प्राइस पे 0 है, इट इज राइट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीट 0। ठीक है ना, ये हमने मार्केट डिमांड कर्व देख लिया। नीचे इसकी एक बार डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, वैसे चीज़ वही है, बट विल जस्ट have take a look at the explanation given. Market demand curve. The market demand curve for good X represents the quantities of good X demanded by all buyers in the market for good X. Because when you talk about demand curve for a particular product, for a particular commodity, तो उस commodity के जितने buyers होते हैं, their demand is represented on the market demand curve for that good. ठीक है, जितने buyers हैं वो कितना डिमांड कर रहे हैं कलेक्टिव, वो उस पर शो किया जाता है। ठीक है, इट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। हॉरिजॉन्टल समेशन का क्या मतलब है, जैसे 5 आया यहाँ पे, 5 कैसे आया उधर, 3+2 करके, है ना, ये देखो 3+2, तो 5, दिस इज अ समेशन, एंड क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सम हो रहा है वो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, डन। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक डिमांड इक्वेशन भी दे रखी है, एक बार ये देखते हैं क्या है। In addition to the demand schedule and demand curve, the buyer's demand for a good can also be expressed algebraically। ठीक है, तो एक डिमांड इक्वेशन है, उसको यूज करके algebraically भी हम बायर्स की डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। डिमांड इक्वेशन जो है वहाँ पे प्राइस इज डिनोटेड बाय पी, क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय क्यू। ओके, the straight line demand curve where we hold everything else constant is described by a linear demand function। एक linear demand function के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। Let's see what is the demand function। Okay, demand function है Q is equal to A minus BP। Q is equal to A minus BP। Q हमें पता है यहाँ पे क्वांटिटी है। ओके, B इज द, ठीक है, P इज द प्राइस। ये हमने दो चीज़ों ऊपर देख ली। नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो कि A और B क्या है। ए जो है दैट इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट,
और बी जो है वो हमारी स्लोप है, वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड स्लोप। स्लोप मैंने बताया था आपको ये वाला, ठीक है। वर्टिकल तो आपको पता ही है कौन सा है, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी ले रखा है, Q इज इक्वल टू 100 - 2p, ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसको अगर आप जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सो यू कैन डिराइव और यू कैन ऑब्टेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल बायर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने एक एल्जेब्रिक फॉर्म में डिमांड इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू से दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैनॉट स्किप इट, ओके, बिकॉज आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ओनली इफ यू हैव रेड इट, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस थोड़ा कम है, ठीक है। आई हैव सीन द एग्जाम्स फॉर द पास्ट फ्यू टाइम्स एंड आई बिलीव मैंने भी खुद इसका एग्ज़ाम दिया है, 11th 12th में भी अभी आता है। सो इसका रेलिवेंस अभी थोड़ा कम है, राइट, यू कैन लुक एट इट। वैसे इवन इफ यू वुड नॉट लाइक टू पे मच अटेंशन, एक बार बस रीड करके छोड़ दो, ठीक है, सॉर्टेड है। देन चलो, let's move to the next topic, that is rationale of the law of demand. Okay, rationale of the law of demand, let's go. Okay, नॉर्मली क्या होता है, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जो स्लोप्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोप। दिस इज डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। इसका मतलब है कि पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, पता ही है हमें, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वाई डू डिमांड कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स, ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि जो डिमांड कर्व है हमारी वो डाउनवर्ड स्लोप होती है, ठीक है। क्यों ऐसे, व्हाट इज द रीजन दैट पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, ये हमें देखना है, ओके। प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस, द प्राइस इफेक्ट which indicates the way the consumer's purchase of a good exchange when its price changes is the sum of its two components named substitution and income effect। दो इफेक्ट उन्होंने बताए हैं कि क्यों होता है, ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक हमारा है यहाँ पे इनकम इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये सब हमने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप एक बार वो देख सकते हो, यहाँ पे मैं भी कवर करूँगा इसको, बट विल कीप इट फास्ट, ठीक है। चलो, substitution effect describes a change in demand for a product when its relative price changes। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एनी रिप्लेसमेंट, जैसे यू कैन रिप्लेस टी फॉर कॉफ़ी, ठीक है, यू कैन रिप्लेस बॉल पेन फॉर जेल पेन, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। बॉल पेन का प्राइस कम हो गया, लोग बॉल पेन ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। लोग जेल पेन कम खरीदेंगे, तो जैसे ही बॉल पेन की प्राइस में डिक्लाइन आया, जेल पेन की डिमांड में डिक्लाइन आ गया। तो ये पॉजिटिव रिलेशन, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक वो इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे। ये सब इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा जो मैंने आपको बताया अभी। और हम ये देखते हैं कि when will this effect be stronger, when the goods are closer substitutes, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट बहुत अलग ही कोई यूनिक चीज़ है जो मेरे काम की नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत क्लोज है। ये कोई दो टूथपेस्ट हैं अलग ब्रांड्स के, टूथपेस्ट का तो काम वही होता है कि हेल्प यू नो यू कैन यूज इट टू ब्रश योर टीथ, ठीक है ना, तो उसका काम वही है। सो यू कैन से दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, राइट। देयर इज अ लोअर कॉस्ट स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड, दोनों का प्राइस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है,
उसी रेंज में, तो मेरे को एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है फॉर स्विचिंग। आई कैन ईजिली स्विच। मैं अभी 200 रुपीज़ का खरीदा था, मेरे को बस 220 रुपीज़ का खरीदना है नेक्स्ट वाला, या उससे भी कम 180 रुपीज़ का खरीदना है। तो ऐसे कोई बहुत कम कोई कॉस्ट नहीं लगती है उसमें। ठीक है। लेस लोअर इनकन्वीनियंस फॉर स्विचिंग। while when I'm switching from one toothpaste to another, मेरे को कोई इनकन्वीनियंस हो ही नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा हैबिट होती है किसी लोगों कई लोगों को टूथपेस्ट की, बट यू कैन अडेप्ट टू इट, राइट? एटलीस्ट यू आर सेविंग बाय स्विचिंग, राइट? ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, तो क्या होता है जब आपकी इनकम में इंक्रीज आता है, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर, you have the purchasing power to demand more, right? You will increase your demand on account of increase in real income। ठीक है, चलो। ठीक है, अब यहाँ पे ना इनकम इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है यू कैन इंक्रीज द डिमांड, बट देयर इज वन एक्सेप्शन हियर। यहाँ लिखा है, however there is one exception, okay? In the case of inferior goods, the income effect works in the opposite direction to the substitution effect। देखो क्या होता है ना, बेसिकली inferior goods वो होते हैं जो when your income decreases then you increase the demand for it। ठीक है, दे आर नॉट नॉर्मल गुड्स, तो उस पर एक लेवल कम के गुड्स होते हैं वो। अब क्या हो रहा है, मान लो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये इमेजिन करो कि आई एम डिमांडिंग फॉर इंफीरियर गुड्स, बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड कि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, आई एम अर्निंग मोर मनी नाउ, देन वाई विल आई कीप यूजिंग इंफीरियर गुड्स? जब मेरी इनकम इंक्रीज हो ही गई है तो आई कैन अफोर्ड मोर, आई विल, सो दैट्स वाई आई विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड मेरी मैं कम कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप। जबकि ऊपर क्या होता था, ऊपर ये होता था कि मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं डिमांड इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ये हो रहा था, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, चलो। ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। अब यूटिलिटी, दैट मीन्स द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, वो आपकी यूटिलिटी होती है। what is the how much satisfaction do you get through consuming a particular commodity, a unit of a particular commodity? ठीक है, कितना आपको सेटिस्फैक्शन से मिलता है, दैट इज यूटिलिटी। अब एक कंज्यूमर जो है, ही इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हेन हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड when the marginal utility of the commodity and its price equalize। marginal utility का क्या मतलब होता है, the additional utility which you get by consuming a extra unit of the product। ठीक है, जब वो मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है वो इक्वलाइज हो जाए, उस टाइम पे हम कहते हैं कि कस्टमर जो कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो गई है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मार्शल, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल, द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी for each additional unit of a commodity and therefore he will be willing to pay only less for each additional unit। ठीक है, आपने जैसे आपके यू नो व्हेन जैसे आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो ही जा रही है, ठीक है, तो आप यू विल पे लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट। ठीक है, यू आर रीचिंग योर यूटिलिटी लेवल, उसके आगे फिर आपको और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सो यू विल बी विलिंग टू पे ओनली लेस। ठीक है, क्योंकि आप यू विल नॉट पे मोर फॉर लेस सेटिस्फैक्शन, है ना? वाई विल यू पे मोर फॉर गेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन? ठीक है ना। He will only be induced to buy additional units only when the prices are lower। Okay, ठीक है। The operation of diminishing margin utility
and the act of the consumer to equalize the utility of the commodity with its price result in a downward sloping demand curve. ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेशन है वेयर आई एम इक्वलाइजिंग माय यूटिलिटी विद द प्राइस, उस केस में हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, दैट इज द रीजन ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप। गॉट इट? चलो, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मोर कंज्यूमर्स स्टार्ट बाइंग इट। ये तो नेचुरल बात है, जैसे ही प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में, ज़्यादा कस्टमर्स उसको बाय करेंगे, यू विल गेट मोर बायर्स, बिकॉज सम ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट अर्लियर may now be able to buy it। पहले क्या था, when the price was high, many people could not afford it, but now that the price has decreased, many people are who were not able to afford it earlier are now able to afford it। ठीक है, this raises the number of consumers of a commodity at a lower price, and hence the demand for the commodity in question increases। ठीक है, different uses। Many commodities have multiple uses। For example, milk। Milk can be used in various ways। मिल्क जो तुम्हारा दूध होता है, दूध के आप दही बना सकते हो, पनीर बन जाती है, छाछ, लस्सी, कुछ भी बन जाता है दूध का। देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ मिल्क। इट इज़ नॉट दैट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी और आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी, बस उसी मैं मिल्क यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा ही है। आई कैन यूज़ मिल्क फॉर वेरियस काइंड ऑफ अदर यूजेस। ठीक है, when the price of such commodities are high, they will be put to limited uses only। अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मिल्क का प्राइस, मेरे एग्जांपल मैं मिल्क का कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब मिल्क का प्राइस हाई है उस टाइम पे मैं मिल्क को सिर्फ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ चाय बनाने के लिए मिल्क यूज़ करूँगा, मिल्क का प्राइस हाई है। ठीक है, मैं सिर्फ मिल्क चाय बनाने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही मिल्क का प्राइस फॉल हुआ, मैंने मिल्क की दही भी बना ली, पनीर भी बना लिया। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ यूजेस पे उसको पुट कर दिया और तभी उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, मिल्क इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल यूज फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर। ओके, thus the increase in number of users consequent to a fall in price make the buyer demand more of such commodities, making the demand curve slope downwards। For example, electricity। इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे यूजेस हैं, हाउस होल्ड में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स, बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ठीक है, चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि रैशनल क्या था लॉ ऑफ डिमांड का। हमने वो देख लिया कि वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व डज नॉट स्लोप डाउनवर्ड्स। दोज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जो भी एक लॉ आता है ना इकोनॉमिक्स में, ऑलवेज कभी ना ऑलवेज मोस्टली उसमें एक कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑलवेज इन इकोनॉमिक लॉज वेयर द लॉ डज नॉट अप्लाई। ठीक है, थिंग्स गो ऑपोजिट टू द लॉ। सेम इज द केस विद लॉ ऑफ डिमांड। Let's see what are the exceptions to the law of demand। चलो, पहला है हमारा कंस्पिशियस गुड्स। ये हमने देखा था ऊपर भी लास्ट लेक्चर में। कंस्पिशियस गुड्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन आर यूज्ड बाय रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल फॉर एनहांसिंग देयर सोशल प्रेस्टीज और एंड फॉर डिस्प्लेइंग वेल्थ। तो बेसिकली क्या है कि जो रिच पीपल होते हैं वो जो ऐसे आर्टिकल्स कुछ यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो उनके स्टेटस सिंबल को एनहेंस करता है, या फिर उनके मतलब उनके स्टेटस सिंबल को शो करने के लिए, और फॉर एनहेंसिंग देयर सोशल प्रेस्टीज। ऐसे वो कुछ आर्टिकल्स हैं विच आर
वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू मिक्स इन विद रिच पीपल, or they want to look like, they want to feel like them. So what do people do? They, because and they try to increase the demand, तो वो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अब प्राइस तो उसका हाई है ही, साथ में आप इसकी डिमांड भी इंक्रीज कर रहे हो, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चला गया, राइट। बिकॉज क्या लिखा है यहाँ पे, दे बिकम मोर अट्रैक्टिव ओनली इफ देयर प्राइसेस आर हाई और कीप गोइंग अप। अगर वो बहुत सस्ते हो गए ना, तो फिर तो सब लोग खरीदने लगेंगे उसको। इफ द प्राइस ऑफ सच गुड्स decreases to a large extent, all people will start buying it, and the value of such products, the social value है इस products की, इन products की, that will decrease। ठीक है, अब इसका हायर प्राइस है, वहाँ पे उसकी डिमांड है। ठीक है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी रिच लोग और उसकी डिमांड करेंगे, बिकॉज दे वांट टू लुक डिफरेंट, दे वांट टू शो देयर स्टेटस। ठीक है, तो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। ओके, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। ओके, चलो डायमंड्स का एग्जांपल एक दिया हुआ है इन्होंने, हायर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, हायर इज द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच्ड टू देम, एंड हेंस हायर इज द डिमांड। ठीक है, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है, एक इकोनॉमिस्ट है, सर रॉबर्ट गिफन, ही इज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, अब उन्होंने क्या नोटिस किया, जो हमारे रॉबर्ट गिफन सर हैं, इन्होंने नोटिस किया था कि जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, जो ब्रिटिश वर्कर्स थे, दे परचेज मोर ब्रेड एंड नॉट लेस ऑफ इट। तो क्या हुआ, जो रॉबर्ट गिफन थे, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जो ब्रिटिश वर्कर्स थे, उन्होंने ब्रेड ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। जबकि प्राइस बढ़ने से तो डिमांड कम होती है, राइट। लेकिन ब्रिटिश वर्कर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड बाइंग मोर ऑफ ब्रेड, दे स्टार्टेड परचेजिंग मोर ब्रेड, दिस वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका रीजन क्या था, व्हाई डिड द ब्रिटिश वर्कर्स स्टार्ट टू बाय मोर ऑफ ब्रेड इवन व्हेन द प्राइस वाज इंक्रीजिंग? दिस इज बिकॉज जो लोग मीट कंज्यूम करते थे ना, मीट मीट परचेज जो करते थे, उनमें डिक्लाइन आ गया, उनकी परचेजिंग पावर में डिक्लाइन आ गया ना, वो मीट को अफोर्ड ही नहीं कर पाए, बिकॉज जो प्राइजेस इंक्रीज हुए उसकी वजह से जो लोग थे वो मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रेड वॉज द चीपेस्ट फूड आर्टिकल, तो उसी की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ ना, क्योंकि मीट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई, अब वो मीट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सिर्फ ब्रेड अफोर्ड कर पा रहे हैं जितना भी उनका है। तो उन्होंने सोचा कि मीट को खरीदने से अच्छा है हम ब्रेड ही ज़्यादा खरीद लेते हैं, कम से कम कुछ तो खाएंगे। समझ तो आप मेरी बात, क्योंकि ब्रेड जो थी दैट वाज द चीपेस्ट फूड आर्टिकल अवेलेबल देयर। ठीक है, तो उन्होंने सोचा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपेंसिव फूड्स, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, लेट्स परचेज मोर ऑफ ब्रेड ओनली। तो इवन इफ ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, हमने ब्रेड ही और खरीदना शुरू कर दिया कि चीपेस्ट फूड आर्टिकल है, कम से कम ब्रेड तो खाएंगे। ठीक है, तो ये दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। Now, such goods which exhibit direct price demand relationship are called given goods. ब्रेड, जैसे इसके इस एग्जांपल में ब्रेड हुआ, प्राइस इंक्रीज हो रहा था फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गया, तो ऐसे गुड्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, जनरली दोज गुड्स विच आर inferior with no close substitutes available and which occupy a substantial place in consumers budget are called given goods। ठीक है, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods। ठीक है, तो जितने भी गिफन गुड्स होते हैं वो सारे इन्फीरियर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इन्फीरियर वाले गिफन ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। गिफन गुड्स के एग्जांपल है कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस, व्हीट, ये सब जो है वो आपके गिफन गुड्स के एग्जांपल्स हैं।
ठीक है, conspicuous necessities. Look at the word used here. Necessities. गुड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज भी गुड्स होते हैं, बट गुड्स आर फॉर लाइक फॉर नॉर्मल यूज। नेसेसिटीज होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। ठीक है, द डिमांड फॉर सर्टेन goods is affected by the demonstration effect of the consumption pattern of a social group to which an individual belongs. These goods, due to their constant usage, become necessities of life. For example, in spite of the fact that the prices of television sets, refrigerators, conditioners, etc., have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. ठीक है, इंस्पायर्ड की टीवीज, एसी, फ्रिज, इन सब के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें घर में रिक्वायरमेंट होती है ना इन चीज़ों की। आपको कोई चीज़ ठंडी रखनी है, कुछ आपको करना है, आपको यू नीड अ फ्रिज, यू वांट टू हैव योर ओन एंटरटेनमेंट ना, आपको टीवी चाहिए होगा उसके लिए। समर के टाइम पे एसीज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, एसी के बिना आप बैठ भी नहीं सकते हो। तो ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, दिस थिंग्स आर बिकमिंग आर नेसेसिटीज। एक्चुअली दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम आर नेसेसिटीज। ठीक है, उसके बिना आपका नहीं चल पाता काम, यू नीड दीज थिंग्स। ठीक है, सो दैट्स वाई इवन इफ उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हम फिर भी उसकी डिमांड तो करते ही रहेंगे, हम उसकी डिमांड को कम नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर द नेसेसिटीज ऑफ आर। ठीक है ना, चलो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस। It has been observed that when the prices are rising, जब प्राइस इंक्रीज होते होते हैं, तो हाउस होल्ड्स सोचते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में तो प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। जब अभी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आगे जाके फ्यूचर में प्राइस तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो क्या करते हैं, दे टेंड टू बाय लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सच कमोडिटीज। जब ड्रॉट होता है ना, यहाँ पे वाइड स्प्रेड ड्रॉट हो रहा है, तो पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज, इसलिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इवन एक हायर प्राइस पे काफ़ी सारे क्वांटिटीज वो ले लेते हैं, पहले से लेकर रख लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ प्राइजेस आर फॉलिंग एंड पीपल एंटिसिपेट फर्दर फॉल, अगर प्राइजेस हमारे फॉल हो रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आगे जाके इस चीज़ का प्राइस इससे इससे भी ज़्यादा कम होने वाला है, तो हम अभी ना लेकर अभी खरीदी नहीं करेंगे, वी विल पोस्टपोन द परचेज। और बाद में जब प्राइस उसका फॉल होगा, हम उस प्राइस पे लेंगे जो कम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी डिमांड को पोस्टपोन कर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड irrational behavior. The law has been derived assuming consumers to be rational and knowledgeable about market conditions. ये लॉ की कुछ assumptions हैं। assumption, अच्छा, assumption में से एक ये भी assumption है कि we are assuming that the consumers are rational, that is they have a sound mind, they can think the correct thing, and they are knowledgeable about the market conditions. ठीक है, कि आपको पता होता है कि मार्केट में भी क्या कंडीशन है, आप उस हिसाब से अपनी जो है काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाओ कि अच्छा इस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो डिमांड कर ही जा रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, या तो इस चीज़ का प्राइस कम हो रहा है, मुझे खरीदना चाहिए, बट मेरे को पता ही नहीं है कुछ, मैं नॉलेज नहीं रखता, है ना, ये इग्नोरेंस होती है। ठीक है, दिस इज अबाउट नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ द मार्केट। दैट इज़ नॉट व्हेन यू आर मेकिंग लॉ ऑफ डिमांड, तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा इसको तो कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्हेन यू आर द कंज्यूमर इन द मार्केट, you should be we assume that you have all the required knowledge, right? ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, however, at times consumers may consumers may have incomplete information and therefore they make inconsistent decisions regarding purchases. कभी कभी incomplete information भी होती है consumers के पास, due to which they make inconsistent decisions.
वही जो मैंने एग्जांपल दिया वो आगे आ रहा है। A household may demand larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the quantity. ये जो प्राइस अभी चल रहा है मेरे को पता ही नहीं है क्या प्राइस चल रहा है, आई एम वेरी इग्नोरेंट ऑफ इट, और मैं हायर प्राइस पे भी खरीदते जा रहा हूँ, मैं बाय करते जा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि क्या प्राइस चल रहा है, बिकॉज आई एम इग्नोरेंट ऑफ इट। तो यहाँ पे तो लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड, है ना। ओके, डिमांड फॉर नेसेसरीज। The law of demand does not apply much in the case of necessities of life. Irrespective of price changes, people have to consume the minimum quantities of necessary quantities. यहाँ पे I'll give the example. जो medicines होती हैं, medicines are the necessities. Even if the price of medicines increases, we need, we will keep on purchasing medicines. हम उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको यहाँ पर। जो जब कोविड आया था ना, तो उस टाइम पे जो उसकी सेकेंड वेव थी, दैट वाज वेरी बैड, दैट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम। सेकेंड वेव थी ना, उसने बहुत सारा नुकसान किया था कंट्री को, लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हुई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, ठीक है। इवन द फर्स्ट, इवन द सेकेंड, इट वाज नॉट अ गुड टाइम। उस टाइम पे जो इंजेक्शन आते थे कोविड के, वो इम अनइमेजिनेबल प्राइस पे मिलते थे, अनइमेजिनेबल प्राइस पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंजेक्शंस मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी पीपल वेयर वेयर परचेजिंग इट, 50,000 रुपीज़ के इंजेक्शन, इतने महंगे इंजेक्शंस आ रहे थे, पीपल वेयर स्टिल परचेजिंग इट, क्योंकि दैट वाज द ओनली वे टू सेव योर लाइफ, ठीक है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड तो आता ही नहीं है कहीं, ठीक है। जब कोई चीज़ की ज़रूरत है फॉर लाइफ, फिर प्राइस नहीं देखा जाता उसमें, चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है, चाहे चाहे कहीं से भी आए पैसा, चाहिए ही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, मेडिसिन को, इंजेक्शन, सब ये सब तो नेसेसरीज होती हैं लाइफ की, ठीक है। चलो, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। इन द स्पेक्यूलेटिव मार्केट, पर्टिकुलरली इन द मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड शेयर, जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें क्या होता है कि मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस आर राइजिंग एंड लेस विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। जब किसी शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, तो लोग उसी पे पैसे लगाते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका प्राइस और इंक्रीज होगा तब हमें और प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब प्राइस उसका शेयर प्राइस जब फॉल हो रहा है, तो कोई नहीं खरीदना चाहता उसको, क्योंकि उनको पता है कि ये शेयर अब नीचे जा रहा है, लॉस देगा, तो ठीक है, वी विल इंकर लॉस इफ वी परचेज द दिस शेयर। लेकिन जब एक स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पीपल नो कि दिस इज परफॉर्मिंग वेल एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो इसका प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो क्यों ना अभी वैसे लगा दो, आगे जाके हायर प्राइस, और ज़्यादा हायर प्राइस पे लॉस क्यों इंकर करना है, मतलब ज़्यादा डिफरेंशियल जो प्राइस होगा उस पर लॉस क्यों इंकर करना, अभी खरीद लो, आगे जाके प्रॉफिट में बेच देना, है ना। तो ये होता है इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। The law of demand will also fail if there is any significant change in other factors on which demand of a commodity depends. If there is a change in income or in the change of related commodities or taste fashion, the inverse demand and price relation may not hold good. टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर के चेंज हो गए, ठीक है, इनकम चेंज हो जाती हैं, रिलेटेड कमोडिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके केस में, उसके चेंज के केस में लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड गुड। चलो,
जस्ट अ मिनट। ठीक। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उससे कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, सिमिलरली जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। और जब प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हम उसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज 100 रुपीज़ पर के जी, कंज्यूमर ने 1 kg खरीद लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, एप्पल 80 रुपीज़ पर के जी हो गए, कंज्यूमर ने 2 किलो खरीद लिए, वही प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब क्या, लेकिन फिर क्या हुआ कि एप्पल का प्राइस 150 हो गया, इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, 100 से भी ऊपर चला गया, 150 हो गया, तो कंज्यूमर ने सिर्फ हाफ किलोग्राम खरीदा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है, पहले जब था तो तब एक्सपेंशन हुई थी। ठीक है, तो ये है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट दे, देखो क्या लिखा है, प्राइस इज ओपी हियर, दिस इज द प्राइस, ओ एम इज डिमांड, ये रहा ओ एम। ठीक है, ये डिमांड है। ओके, दिस इज जो सबसे पहले है। ठीक है, ये है सबसे पहला, पहला ग्राफ है, एट द प्राइस ऑफ पी, दिस इज एम। ठीक है ना, अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, ध्यान से सुनना, ये प्राइस इंक्रीज हो गया, ओपी टू हो गया। ठीक है, नाउ द प्राइस इज दिस, कलर चेंज किया मैंने पेन का, ओपी टू। ओपी टू पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है हमारी, दैट इज फॉलोइंग टू ओ एल। ये एल पे आ गई, तो हमारा अब क्या बन गया, ये बन गया हमारा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन और अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट देखो कहाँ पे हो रही है ना, मेरा जो कर्व है वो पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ चला गया, है ना, यहाँ पे था, अब ऊपर चला गया, देखो ना पी से ऊपर है ना, तो मेरा जो ये पॉइंट था ये यहाँ पहुंच गया, अपवर्ड, उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना, नीचे तो ऐसे जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा, तो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट को कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही फॉल इन प्राइस हुआ ओपी वन पे, जैसे ही प्राइस ओपी वन पे आया, तो हमारे ये देखो क्या हो रहा है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारी डिमांड होगी। अब इसमें क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, पहले यहाँ पे था,
अब इधर आ गया, क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, this was the concept of expansion and contraction of demand. Now we are moving on to the next concept, which is similar, that is increase and decrease in demand. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। It should be noted that expansion and contraction of demand takes place as a result of changes in the price, while all other determinants of price जो है वो कांस्टेंट होते हैं। ये तो हमें पता है कि जब भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रही है उस केस में जो है हमारा जो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। सही है ना बात? ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि पोजीशन जो हमारी कर्व की पोजीशन है वो सेम रहती है। ठीक है, पोजीशन जो ये है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो कर्व है हमारा, ये सेम है। ये जो कर्व है दिस इज सेम, पोजीशन इसकी सेम है, बस मूवमेंट हो रही है इधर पॉइंट से इधर पॉइंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना, एंड द कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड ऑन इट, राइट। लेकिन जब क्या हो रहा है, जो नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं जब वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो तब क्या होता है, तब हम देखते हैं कि उस केस में क्या होता है। हमने प्राइस का इफेक्ट तो देख लिया था, उससे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है, बट व्हेन द नॉन प्राइस फैक्टर्स आर चेंजिंग, तो उस केस में क्या होता है, लेट्स सी दैट यहाँ पे इन्होंने एक डिमांड शेड्यूल दे रखा है फॉर कमोडिटी एक्स। ठीक है, देखो, व्हेन द प्राइस इज 5, जो हमारी जिस जिस हाउस होल्ड का इनकम 5,000 है वो 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा हाउस होल्ड है जिसकी इनकम इज 10,000, वो 15 यूनिट्स का डिमांड कर दिया। यहाँ पे दो हाउस होल्ड इन्होंने बता रखे हैं, एक की इनकम है 5,000 पर मंथ, दूसरे की 10,000 पर मंथ। ठीक है, प्राइस ऑफ 5 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ जो कमा रहे हैं उन्होंने डिमांड करी है 10 की, और जो 10,000 रुपीज़ कमा रहे हैं उन्होंने डिमांड करी है 15 यूनिट्स की। ठीक है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होते जा रहे हैं तो दोनों जो हैं अपने डिमांड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, नाउ लुक एट दिस। ठीक है, दिस इज द प्राइस हियर, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी। एट द प्राइस, फर्स्ट केस देखते हैं, एट द प्राइस ऑफ 5, एट द प्राइस ऑफ 5 ए ने डिमांड किया 10, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड हाउस, सॉरी ए ने डिमांड किया 10 नहीं, जो ए था इसकी डिमांड आई 10। ओके, और उसके बाद एट द सेम प्राइस 15 की भी जो है यहाँ पे देखो डिमांड आ रही है, राइट। देख रहे हो आप, दैट इज एट द प्राइस ऑफ 5। देखो यहाँ 5 प्राइस है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 10 और ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4। जब 4 प्राइस है उस टाइम पे 15 ये आ गई, देखो ये आ गया एक पॉइंट, और दूसरे ने किया 20, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, ऐसे करते करते जितने प्राइजेस हैं सब पे आप देखोगे दो 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 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया डिमांड कर्व्स एट डिफरेंट इनकम, एट डिफरेंट इनकम। ठीक है, अब हमें इसमें क्या, व्हाट इज द कंक्लूजन नो, कि हमने इस कर्व में से क्या
कंक्लूड किया, व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिमांड कर्व। देखो क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड कर्व फॉर एक्स हैज शिफ्टेड। ठीक है, डिमांड कर्व वो करेंगे शिफ्ट हो गया, कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, राइट में। लुक एट दिस, जस्ट नोटिस दिस। मेरा पहला ये था, ठीक है, पहले मेरा ये था, फिर हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया हमारा कर्व बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड। देखो ना डिमांड यहाँ पे कैसे इनकम के चेंज होने से चेंज हो रही है डिमांड। तो ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है विच में, जिसमें राइट साइड पे हमारा कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। और अगर ऑपोजिट होता, अगर मान लो 15 से वो 20 पे जा रही है, या 20 से 15 पे, 25 से 20 पे, अगर ऐसे हो रहा होता तो हमारा ओरिजिनल जो होता हमारा वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा होता, बट दिस पॉइंट इज, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना। क्लियर है इतना। चलो, ये देखो मैंने इलस्ट्रेट भी कर रखा है, राइटवर्ड शिफ्ट दैट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। देखो ये कैसे पूरा राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। लुक एट दिस, ये मेरा कर्व है, ये कैसे लेफ्ट जा रहा है, यहाँ मेरा कर्व था कैसे राइट जा रहा है वो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, पी क्यू ये है, और फिर प्राइस वही है, प्राइस, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा ना। अरे प्राइस हो ना चेंज होगा, प्राइस तो हमने कांस्टेंट माना हुआ है। वो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस चेंज होता है, यहाँ तो ना प्राइस चेंज हो रहा होता है, यहाँ नहीं चेंज होते प्राइस। ठीक है, देखो कैसे ये उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्राइस वही है, क्यू वन हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू वन, ये रहा कर्व, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज, और ये था राइट शिफ्ट में इंक्रीज। चलो, ठीक है, एक बार ये टेबल रीड करना। ठीक है, ये आपको बताएगा कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स का इफेक्ट क्या होता है ऑन डिमांड। ठीक है, ये वही है जो हमने ऊपर सारा कवर किया था एक बार, जस्ट टू री हैव अ रीकैप, एक बार ये टेबल पढ़ लेना आप। ठीक है, चलो, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट। की जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व पे, और जो डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। ठीक है, अब जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर कांस्टेंट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात। जब हमारी मूवमेंट हो रही है ना, डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है, उसका ये मतलब होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो प्राइस में चेंज हुआ है, प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से डिमांड मेरी बदली है मूवमेंट के केस में। बाकी चीज़ें सारी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, लेकिन जब मेरा शिफ्ट हो रहा है ना, व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, उसका मतलब है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वन और मोर फैक्टर्स, कोई भी इनकम हो सकती है, टेस्ट प्रेफरेंस हो सकते हैं, वो सब चेंज हुआ है। ठीक है, और प्राइस इसमें मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट है। हमने ऊपर भी देखा, उसमें देखा कर्व में प्राइस कैसे कांस्टेंट था, चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ अदर फैक्टर्स विच इज नॉन प्राइस फैक्टर्स उसमें चेंज आया था। ठीक है, जब आप इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की बात करोगे, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड, तब आप शिफ्ट कह रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करोगे,
उसमें आप मूवमेंट कह रहे हो अलॉन्ग द सेम कर्व, एक ही कर्व पे वो ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। ठीक है ना। चलो, इन शॉर्ट चेंज इन डिमांड में होता है शिफ्ट डिमांड कर्व टू राइट और लेफ्ट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर सच फैक्टर्स एंड चेंज इन क्वांटिटी। और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है उसका मतलब है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। राइट। ठीक है। नाउ व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, firms can sell more at the existing prices resulting in the increased revenue. Yes, क्योंकि प्राइस वही है और आप बेच ज़्यादा रहे हो। प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं ना, जब मैं क्योंकि मैं जब शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज की, तो वहाँ पे प्राइस तो वही रहा है बट आपकी डिमांड चेंज हुई जा रही है। तो फर्म्स तो ज़्यादा बेच सकती है ना क्योंकि उनकी रेवेन्यू और बढ़ेगा उनका। ठीक है। The objective of advertisements and all other sale promotion activities is to shift demand को to right. डिमांड को इंक्रीज करना है कीपिंग द प्राइस सेम। वो होता है फर्म्स का ऑब्जेक्टिव व्हेन दे डू एनी सेल प्रमोशन एक्टिविटीज और एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है। एंड टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। However, the additional demand is not free of cost as firms have to incur expenditure on advertisement. हाँ, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट आप करोगे तो फ्री में ही होता जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करने के लिए भी एक्सपेंस तो इंकर करना ही पड़ेगा। बस उससे क्या होगा कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप प्रमोशन कर रहे हो और आप जो जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो ना, जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वो आपको चेंज करने की नीड नहीं है, वो आप कॉन्स्टेंट आप रख सकते हो। ठीक है ना। चलो, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो हमारा आई थिंक पार्ट थ्री बनेगा इस चैप्टर का। ठीक है। ट्राई करते हैं कि अभी नेक्स्ट 1-2 पार्ट्स में ये डिमांड का एटलीस्ट यूनिट ख़त्म हो जाए। जैसे मैं बताया था इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं, तो कुछ इसमें काफ़ी पार्ट्स अभी लगेंगे और धीरे धीरे अच्छे से पूरा कवर करते हुए जाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। ठीक है। मेक श्योर टू लाइक दिस लेक्चर, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके।